नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया को मुसलमानों की धुनाई करने के लिए एक और बहाना मिल गया है। फ्रांस में घट रही घटनाओं को लेकर वो मुसलमानों पर पिल पड़ा है, उन पर हमले किए जा रहा है। आज मीडिया वॉच में हम देखेंगे कि वो ये क्यों और कैसे कर रहा है। हम इसकी भी पड़ताल करेंगे कि बिहार के चुनाव में गोदी मीडिया किस तरह से सुनियोजित ढंग से बीजेपी के पक्ष में अभियान चला रहा है। आज हम इसका भी जायजा लेंगे कि फेसबुक को मोदी सरकार की हमदर्द अंकी दास को क्यों हटाना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, हमारा मीडिया इस मामले में माहिर हो गया कि कैसे किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ कर मुसलमानों पर निशाना साधा जाए, उन पर तरह तरह की तोहमतें लगा दी जाएं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए। तबलीगी वाला विवाद हम जानते ही हैं कि कैसे उसने इसका इस्तेमाल एक प्रोपेगंडा के रूप में किया, हिंदू मुसलमान का एक नरेटिव सेट किया। अब एक नरेटिव और सेट करने का उसको मौका मिल गया है फ्रांस में हो रही घटनाओं को लेकर। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज हैं, उत्तेजित हैं, उसकी मुख्य वजह है मैक्रों का, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों, उनके बयान को लेकर आपत्ति है। और उनकी दिक्कत और उनका गुस्सा है जो चार्ली एब्दो ने कार्टून प्रकाशित किए थे और उन पर लगातार किसी न किसी बहाने चर्चा हो रही है, उनसे वो उत्तेजित हैं। लेकिन हमारे मीडिया ने इसका खेल उलट डाला। उसने इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करना शुरू किया, इनकी व्याख्या ऐसे की प्रदर्शनों की कि वो तो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षक की हत्या कर दी या चर्च में घुसकर 3 लोगों को मार डाला, ये उनके समर्थन से जोड़ रहे हैं। जबकि मुसलमानों का प्रदर्शन इमानुएल मैक्रों की बयानों से है, जिसमें उन्होंने पूरी इन आतंकवादी घटनाओं को मुसलमानों से इस्लामी आतंकवाद से जोड़ा, इस्लामोफोबिया पैदा करने की कोशिश की और ये कहा कि इस्लाम संकट में है इस घटना की वजह से। तो ये हो सकता है कि मैक्रों के जो बयान हैं उनमें काफ़ी हद तक सच्चाई हो, लेकिन वो जो कार्टून है, जो कार्टून का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके पक्ष में खड़े हैं और ये मुस्लिम समुदाय को चुभ रहा है, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैक्रो का विरोध कर रहे हैं, कार्टूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे मीडिया ने इसको ऐसे प्रस्तुत किया मानो जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो सब उन आतंकवादी घटनाओं के साथ हैं, वो आतंकवादियों के साथ हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए कि ये बिल्कुल एक तरफा रवैया है। वो उनसे पूछ रहे हैं कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमले होते हैं वो उनकी निंदा में प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं ऐसे तत्वों का। और ऐसी जब भी कोई बड़ी घटना होती तो उसके बहिष्कार के लिए या उसके कंडेम करने के लिए वो प्रदर्शन जुलूस वगैरह नहीं निकालते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद से जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश की, उनकी छवि को इसी तरह से बनाए रखने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि ये हर समुदाय में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इस तरह की चीज़ों पर उत्तेजित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मसलन जब मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो हिंदुओं के भी एक गुट ने उन पर हमले करने शुरू किए थे, उनकी पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया था, उनके खिलाफ देश भर में जगह जगह मुकदमे दायर कर दिए थे और अंततः मकबूल फिदा हुसैन इस देश को छोड़कर लंदन चले गए थे और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी तरह से जब भी कभी हिंदू देवी देवताओं के अपमान की खबर आती है, कहीं किसी जूते चप्पल में उनकी तस्वीर बना दी जाती है या किसी अन्य तरीके से जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो भी आहत होते हैं और वो भी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यही हिंदू जब मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों को मार डाला जाता है या गुजरात दंगों में नरसंहार कर दिया जाता है या मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं या आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, तो उन दंगों के खिलाफ या जो हिंदू अतिवादियों के जरिए काम किया जाता है, हम जानते हैं कि कलबुर्गी, दाभोलकर और कितने लोगों की हत्याएं इन्हीं एलिमेंट के द्वारा की गई, लेकिन उनके खिलाफ तो हिंदुओं ने कभी कोई प्रदर्शन किया नहीं।
तो एक पूरे समुदाय को हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हिंदू समुदाय ऐसे लोगों की का समर्थक है, ऐसे तत्वों का समर्थन करता है। उसी तरह से मुसलमानों को भी इस तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और ना ही उनको लेकर एक इस्लामोफोबिया पैदा किया जाना चाहिए, ना ही उनको बदनाम किया जाना चाहिए। उनकी भावनाएं आहत हुई कार्टून से। अब ये भावनाएं आहत होने का खेल जो है, इसको समझने की ज़रूरत है। इस पर दरअसल ये एक नई राजनीति का हिस्सा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, घरेलू राजनीति में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर धर्म के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है और जो इस तरह की पार्टियां हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां, चाहे वो मुस्लिम की हों चाहे हिंदुओं की, हर पार्टी इस तरह के इस्तेमाल करती है। जो पहचान की राजनीति से जुड़ी राजनीति है, उसमें हर जगह चाहे वो जातिवादी राजनीति हो, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये आप देखिए कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की एक राजनीति है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये सब कट्टरपंथी इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बल पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। अर्दवान को अपने घर की राजनीति करनी है और मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना है, इसलिए वो तरह तरह से इस तरह के इश्यूज को उठाता है और उसी ने सबसे पहले मैक्रो पर हमले किए, अर्दवान ने हमला किए और उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता चला गया। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी समझ होनी चाहिए। हमें भी ये भी देखना चाहिए कि विभिन्न देश किस लिए ऐसा कर रहे हैं और मुसलमानों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, या उनकी चिंताएं किसी हद तक वाजिब भी हो सकती हैं। इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए। तो एक समुदाय के प्रति हमारे मीडिया का रवैया दूसरा है, दूसरे समुदाय के प्रति उसका रवैया दूसरा है। तो ये दोहरापन हमारे मीडिया में खास तौर से अभी हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले 5-7 सालों में, उसके पहले भी था लेकिन कम था। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और हम सब जानते हैं कि ये जो पश्चिमी देशों की जो राजनीति है, उसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। पश्चिमी देशों के अपने जो जीवन मूल्य हैं, उनकी अपनी डेमोक्रेसी है, उनका अपना संविधान है। जैसे फ्रांस में ईश निंदा जैसी कोई बात नहीं समझी जाती है। आप खुलकर किसी भी धर्म के ईश्वर को का मजाक उड़ा सकते हैं। जो चार्ली एब्दो है वो ईसाइयत का भी मजाक उड़ाता है और पोप का भी कार्टून इसी तरह से बनाता है। तो ये उनके ये अपने मूल्य हैं। आप उनसे आहत होते हैं तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको अपने जो प्रदर्शन है उनको शांतिपूर्ण ढंग से रखना पड़ेगा और ख़ासतौर से इस कोरोना काल में इनसे बचना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मीडिया का संबंध है, मीडिया का रोल है, तो यहाँ भी उसका दोहरापन दिखता है कि जब हिंदुओं के कोई तीज त्यौहार होते हैं, कोई प्रदर्शन होते हैं, तो उस पर उसे कोरोना फैलने की चिंता नहीं दिखती है। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, मीडिया ने कभी भी जोर से नहीं कहा कि इस समय चुनाव नहीं होने चाहिए वहाँ, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो जाएगी और हो रही है, फैल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तो बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। इन सब पर उसकी चिंता नहीं। लेकिन अगर मुसलमान प्रदर्शन करते हैं, अगर मुसलमान बाहर निकलते हैं, अगर मुसलमान कोई जमात का कार्यक्रम करते हैं, तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये टारगेटेड प्रोपेगंडा है जो एक धर्म और एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये हमको समझना चाहिए। ये अनबायस्ड नहीं है, ये एक तरफा है और इसमें नियत राजनीति काम कर रही है। राजनीति ये काम कर रही है कि मुसलमानों को किसी भी तरह से कोने में ढकेलो, क्योंकि अभी वो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, फिर से खड़े हो सकते हैं, तो उनको उठने मत दो, उनको दबा के रखो। और ये एक पूरी जो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है वो यही है, और यही हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हमारे गोदी मीडिया के सिर पर चढ़कर बोल रही है। चाहे वो जी टीवी हो, चाहे रिपब्लिक टीवी हो, यहाँ तक कि आज तक और कुछ और चैनलों का नाम भी आप ले सकते हैं जहाँ इस तरह की एडिटोरियल लाइन चल रही है। अगर पूरे चैनल नहीं चल रहे हैं तो कुछ एंकर अपने प्रोग्राम में इस तरह के राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और उन चैनलों के मालिक रोक नहीं रहे हैं। तो ये ज़रूरत इस बात की इस समय कि हर धर्म के प्रति सहिष्णुता रखी जाए और दूसरे धर्मों के प्रति अनादर का भाव न रखा जाए, क्योंकि ये एक बड़े टकराव को जन्म दे सकता है।
अगर बिहार चुनाव के मीडिया कवरेज पर आपकी बारीक नज़र होगी, पैनी नज़र होगी, तो आपने कुछ चीज़ें ज़रूर नोट की होंगी, दर्ज की होंगी। इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो मीडिया है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को एक बड़ी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, ताकतवर पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, शानदार पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी सफलता अर्जित कर सके। इसके लिए बहुत तरह के खेल खेले जा रहे हैं। इनमें से एक खेल तो यही है कि जो जनमत सर्वेक्षण की नतीजे आ रहे हैं वो एक तरफा तौर पर बीजेपी और एनडीए की जीत बता रहे हैं और उसमें भी बीजेपी को सबसे बड़ा दल के रूप में उभरते हुए दिखा रहे हैं। तो ये पहले से ही मतदाताओं के दिमाग में ये भरने की कोशिश है कि बीजेपी तो किसी भी तरह से आगे जा रही है, उसको किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। जबकि ये जो नरेटिव है इसके खिलाफ एक और नरेटिव है जिसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि राज्य में जो सत्ता विरोधी लहर है, जो नीतीश विरोधी लहर है, जो एनडीए विरोधी लहर है, उसका नुकसान केवल जेडीयू और नीतीश को होगा, बीजेपी को नहीं होगा। अब ये लॉजिक जरा समझने की बात है कि किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, हमें किस तरह से ये गोली खिलाई जा रही है कि बीजेपी शासन में रहते हुए भी उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह कि बीजेपी जो खेल खेल रही है चिराग पासवान के जरिए एनडीए जेडीयू पर हमला करके, नीतीश पर हमला करवा कर, उसको भी बीजेपी की एक अच्छी रणनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत शानदार गेम खेला है और जेडीयू को उसका कद छोटा करके और अपना कद बढ़ाकर वो अब अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो मीडिया कवरेज में देखने को मिल रहा है। तीसरा यह है कि मीडिया चिराग पासवान के मामले में नरम है। हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो भूमिका है वो एक वोट कटवा पार्टी की है। वो बहुत ज़्यादा सीटें हासिल करने नहीं जा रही है, बस ये है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का दांव खेला जा रहा है और साफ है कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान के बारे में मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक खबरें नहीं मिलेंगी, रिपोर्ट नहीं मिलेंगी, डिस्कशन नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है? चिराग पासवान के बारे में ये नरमी क्यों है? क्या इसलिए कि वो उठते बैठते मोदी का जाप करते रहते हैं, बीजेपी की वाह करते रहते हैं, तो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उन पर हमला नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के साथ जो है उस पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, बीजेपी को चुनौती दे सकता है, उसको टारगेट पर लिया जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट ये है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में जो समर्थन उमड़ रहा है उसको या तो नज़रअंदाज करना या बहुत कम करके दिखाना। हम सब जानते हैं तेजस्वी यादव की रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है, युवा उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया है पहले ही कैबिनेट मीटिंग में, उसकी वजह से भी पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल गया है और ये नैरेटिव बदलना हमारे गोदी मीडिया को पसंद नहीं आया है। इसलिए वो तेजस्वी यादव के इस वादे का भी मजाक उड़ा रहा है कि कहाँ से लाएगा बीजेपी, बिहार की हालत खस्ता है, बिहार के खजाने में इतना पैसा है ही नहीं। तो एक तरह से वो नीतीश सरकार की नाकामियों की भी बात कर रहा है, लेकिन मजबूरी में कि ताकि जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं उसको उसकी हवा निकल जाए। तो एक तरह से तेजस्वी यादव को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और दूसरे तरह से उन्हें और कमज़ोर किया जा रहा है बार बार लालू राज का हवा खड़ा करके कि अगर तेजस्वी यादव जीत गए, सत्ता में आ गए, तो वो 15 साल पहले जो लालू राज में जंगल राज किस्म का माहौल था वो वापस लौट आएगा। तो डराने की कोशिश हो रही है। हम दुनिया आगे निकल चुकी है और वो संभव नहीं है कि 15 साल पहले वाला बिहार वापस लौट आए, लेकिन कुछ वर्ग, मतदाता के वर्ग में ये काबिज, ये डर और उसको बढ़ा कर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के युवराज का जुमला कसा तो उसको हमारे मीडिया ने लपक लिया और उस पर जमकर बातचीत की, उसको जमकर प्रचारित किया। पूरे महागठबंधन के बारे में
भी एक नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को, आरजेडी को जितना टारगेट किया जा सकता है उतना टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को बहुत कमज़ोर, बहुत फिसड्डी किस्म की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं है। ये जो प्रेक्षक हैं उनका मानना है कि वो उतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है, उसके कैंडिडेट्स में बहुत दम है, कम से कम आधी सीटों पर। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत कि महागठबंधन कमज़ोर दिखे ताकि एनडीए मजबूत दिखे, और हमारे मतदाताओं की साइकी ऐसी है, उनकी जो दिमाग की बनावट ऐसी है कि वो ये सोचते हैं जो जीत रहा है उसको वोट दो। तो अगर आप बार बार मीडिया में ये प्रोजेक्ट करेंगे कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो जाहिर है कि आदमी सोचता अपना वोट क्यों खराब करो, जो जीत रहा है उसी को वोट दे दो। तो ये पूरा माहौल, पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और एक अगला नैरेटिव जो अब गढ़ा जा रहा है वो सांप्रदायिकता का है, जो कि फ्रांस की घटनाओं से भी लिया जा रहा है, राम मंदिर से भी लिया जा रहा है, धारा 370 और कश्मीर से भी लिया जा रहा है, और कुछ और चीजें वहां घटित होंगी, उनको भी इसी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग कर पोलराइजेशन का खेल मीडिया के जरिए खेला जाएगा, राजनीति के जरिए खेला जाएगा, लेकिन मीडिया उसको अपनी तरफ से धक्का देगा, पुश देगा, आगे बढ़ाएगा। ये एक बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है, जबकि इसी बीच में मुंगेर में जो घटना हुई उसको बहुत डाउन प्ले किया मीडिया ने उसको तूल नहीं दिया, जबकि नीतीश राज का वो जालियांवाला बाग टाइप का जो हमला था हिंदुओं के पर, उसको न तो बीजेपी ने उठाया और न ही मीडिया ने उस तरह से कवरेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा मीडिया कैसे इस पूरे चुनाव को देख रहा है, चुनाव में एक भूमिका अदा कर रहा है, और उसका पूरा एजेंडा क्या है। आखिरकार फेसबुक को अंखी दास को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। अंखी दास जो कि फेसबुक में एक तरह से बीजेपी की, मोदी सरकार की एजेंट थी, कहने को वो इंडिया में पब्लिक पॉलिसी की हेड थी फेसबुक की, लेकिन उनका कामकाज सरकार के साथ मिलजुल कर, सरकार के साथ साठगांठ कर कर उसके प्रोपेगंडा को आगे बढ़ाना था, उसकी जो विचारधारा है उसको प्रमोट करना था, और वो वही काम कर रही थी। तो अंखी दास की जो भूमिका थी फेसबुक में वो बहुत ही विवादास्पद थी, और उस पर वो लगभग उसका पर्दाफाश हो गया था कि वो आखिरकार वो वहाँ कर क्या रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जब रिपोर्ट छपी और पूरी दुनिया में हंगामा मचा, हिंदुस्तान में तो मचा ही, और फिर पार्लियामेंट्री पैनल ने भी उनको गवाही के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसमें जाने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इस्तीफा मांग ही लिया गया क्योंकि वो हटाने की हद तक जुकेरबर्ग पर दबाव पड़ गया था। दुनिया भर के 41 जो स्वयंसेवी संगठन थे उन्होंने बाकायदा फेसबुक को चिट्ठी लिखकर इनको हटाने की बात कही थी। इनको ही नहीं, फेसबुक में जितने भी स्टाफ हैं उन सब को हटाने की मांग की गई थी। तो अभी केवल अंखी दास को हटाया गया है, बाकी का स्टाफ ज्यों का त्यों है। अंखी दास के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से वहाँ काम कर रही थी, किस तरह से हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही थी। जो बीजेपी के नेता हेट कमेंट करते थे, नफरत फैलाने वाले जहरीले कमेंट करते थे, पोस्ट करते थे, उनको वो हटाती नहीं थी, और जो कि फेसबुक के अपने बनाए जो कोड हैं उनका उल्लंघन है, लेकिन धंधे के नाम पर, कारोबार के नाम पर वो उन्हें बनाए रखती थी, और ये वो लगातार कर रही थी। और वॉल स्ट्रीट की जर्नल में ये खुलकर सामने भी आ गया था। उन्होंने जो कुछ कहा था सरकार से रिश्ते बनाए रखने के बारे में, वो भी सब सामने आ गया था। तो एक तरह से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी थी अंखी दास, और उनको बनाए रखना फेसबुक के लिए संभव नहीं रह गया था, तो उन्हें हटाना पड़ गया। लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या अंखी दास के जाने से फेसबुक का अपना चरित्र बदल जाएगा? क्या फेसबुक अंखी दास के उस पोस्ट को भूल जाएगा जिसमें उन्होंने 2019 में मुसलमानों के बारे में एक बहुत ही घटिया टिप्पणी की थी, और जिसके लिए उन्होंने फेसबुक के एम्प्लॉय से माफ़ी भी मांगी थी? तो ये एक अंखी दास जैसी व्यक्ति का फेसबुक में होना ही फेसबुक के कैरेक्टर को एक्सपोज करता है, हमारे सामने लाता है कि फेसबुक और उसका प्रबंधन और उसका मालिक
किस तरह से सोचता है अपने धंधे के बारे में, और उसके लिए कोई इसका कोई मतलब नहीं है कि कोई जहरीला पोस्ट जा रहा है उसका समाज पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि वो तो हेट स्पीच का व्यापार करता है, कारोबार करता है। और चूंकि जो हेट कमेंट होते हैं वो जल्दी वायरल होते हैं, वो ज़्यादा वायरल होते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा कमाई होती है फेसबुक को, तो इसलिए भी उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहता। हालांकि दुनिया भर में उसका विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने उसका बहिष्कार भी कर दिया है। और अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट था उसमें भी फेसबुक को कटघरे में खड़ा किया गया था। तो चारों तरफ से फेसबुक कटघरे में खड़ा हुआ है, उसकी विश्वसनीयता कहीं से बची नहीं रह गई है। अंकी दास को हटाने से भी वो विश्वसनीयता बहाल नहीं होने वाली है। बहाल तभी होगी जब हिंदुस्तान में उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको हटाया जाए, और जो भी रखे जाएं उनकी जो निष्ठा है वो कोड के प्रति असंदिग्ध होनी चाहिए। वो सत्तारूढ़ दल से, सत्तारूढ़ नेताओं से तालमेल करके धंधे के नाम पर अगर कोर्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर है कि ये शक बना रहेगा और मजबूत भी होगा। तो स्पष्ट है, मार्क जुकरबर्ग नंबर 1 के धंधेबाज हैं, उनसे किसी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। ये केवल एक कॉस्मेटिक चेंज है, दिखावा है, और इससे कोई फर्क फेसबुक के चरित्र पर नहीं आने वाली है। और मार्क जुकरबर्ग और मोदी सरकार की जुगलबंदी जैसी पहले थी वो वैसी ही चलती रहेगी, कोई सूरत हाल नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों के हित आपस में, दोनों के स्वार्थ मिले हुए हैं, और ये अपने स्वार्थ के लिए समाज देश की परवाह नहीं करते, डेमोक्रेसी की परवाह नहीं करते। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि उसे फौरन सब्सक्राइब करिए। अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।